जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। हमारी सोच हमारी पूरी की पूरी शक्ति पर निर्भर करती है। जैसा भी हम सोचते हैं, आसपास की चीज़ें भी उसी तरीके से सर्कुलेट होने लगती हैं। इसीलिए हमें अपनी सोच पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा हम सोचेंगे, आसपास जो कुछ भी आप देख रहे हैं नेगेटिव, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में बदल जाएगा। इसी बात के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर गिरीश जी। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते। नमस्कार। वेलकम। थैंक यू। गिरीश जी, कल हमने बात की थी अच्छा बनने की। कहीं ना कहीं जब हम सरलता की बात करें, ज़िंदगी को आसान बनाने की बात करें, तो उसमें अच्छा बनना जो आपने कहा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस अच्छा पर आप थोड़ी सी और रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वैसे तो हमारा इनर कॉन्शियस बोलता है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, ये आपने कल कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ में भी एक कन्फ्यूजन सा है। एक बात बहुत ज़्यादा आज की डेट में वो चीज़ कन्फ्यूज्ड तरीके से पूरी तरह से डिपिक्ट की जा रही है। ऐसे में आपका क्या उस चीज़ के बारे में आप रोशनी थोड़ा सा दीजिए हमें। अनायका जी, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। शायद इस संसार में हर व्यक्ति को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लैरिटी होना, अच्छा जो हमने आज तक बात की कि ज़िंदगी बहुत आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए, गुड होना चाहिए, उसको हमने थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास किया पिछले एपिसोड में। अच्छा माना, एक अच्छी माँ बनना, हमारे जो रोल्स होते हैं वो अच्छा बने। अच्छे को थोड़ा और गहराई से अगर हम समझने का प्रयास करें, अच्छे का तात्पर्य ये है कि जनरली जो लोग हैं, जब हम अच्छे की बात करते हैं कि आप अच्छा बनिए, उनका जो अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि दूसरों के लिए हम अच्छा बने। अच्छा। अर्थात मेरे परिवार में सबके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हों तो लोग कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। ये तभी हो सकता है। या फिर इसको मैं थोड़ा और गहराई में अगर हम बात करें, जो लोग दूसरे को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, जैसे कोई एनजीओ है, वो दूसरों के जो डाउन ट्रॉडन होते हैं उनके डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। बहुत सारे क्लब्स हैं, जैसे रोटरी इंटरनेशनल है, अलायंस क्लब है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो दूसरों के लिए बहुत अच्छा करती हैं। तो हमें लगता है कि ये सब अच्छे हैं। वेल, टू एन एक्सटेंट दिस इज़ फाइन। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई में अगर हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करें, अच्छे का अर्थ ये है कि क्या मैं स्वयं से अच्छा हूँ। अच्छा। तभी जा कर के मैं दूसरों के लिए यथार्थ रीति से अच्छा कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि जो मैं अच्छाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बाह्य जगत में, उसके पीछे का भाव कहीं नाम, मान, शान, अवार्ड, रिवॉर्ड तो नहीं है। अगर वो मेरा भाव है तो कहीं ना कहीं जो हम अच्छे को बहुत इजीली जो समझने का प्रयास कर रहे हैं वो हम कभी अचीव नहीं कर सकते हैं। अर्थात अगर मैं समझता हूँ कि गिरीश अच्छा है, टेक्निकली स्पीकिंग गिरीश अच्छा है, तो सबसे मूलभूत जो रिक्वायरमेंट ये है, इज गिरीश गुड टू हिमसेल्फ फर्स्ट। क्या मेरी सोच बहुत अच्छी है? अगर मैं कहता हूँ गिरीश कौन, तो गिरीश को अगर हम बहुत इंटरनली अगर मैं देखने का प्रयास करूँ, तो इंटरनली गिरीश बाह्य जगत में जिस प्रकार से प्रेजेंट होता है उसका आधार मेरी सोच है। मेरी सोच से एक व्यक्ति की पर्सनालिटी डिपिक्ट होती है।
मेरी एटीट्यूड बताती है कि गिरीश अच्छा है या बुरा है, और वो आगे चल के मैनिफेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्शंस, जिसको हम अपने संस्कार कह लें या हैबिट्स कह लें। तो मुख्य तौर पर अगर मैं कहता हूँ आध्यात्मिकता या जिंदगी इज इक्वल टू आध्यात्मिक, इज इक्वल टू आसान, इज इक्वल टू गुड, इज इक्वल टू एक व्यक्ति की सोच, उसका विवेक, बुद्धि और उसके संस्कार, उसके एक्शंस। बाय डिफॉल्ट अगर वो प्रयास करता है इनको अच्छा करने के लिए, अर्थात मैं कुछ भी करूं, कुछ भी अर्थात मान लीजिए मैं आपको मदद कर भी रहा हूं, आपको सपोर्ट कर भी रहा हूं या ना भी कर रहा हूं, इस गिरीश के विचार बहुत अच्छे हैं। हो सकता है मेरे पास इतना धन ना हो कि मैं आपको किसी को भी धन के रूप से मदद करूं, लेकिन क्या मैं अपने विचारों के आधार से किसी के लिए शुभ सोच सकता हूं? तो मूलभूत जो हमारा आधार होना चाहिए, जैसे कल आपने मुझसे पूछा था कि सास अगर किसी की भलाई के लिए डांटती है, करेक्ट, ठीक है ना, अब मुझे नहीं पता कि वो डांटने से बहू को कैसा फील होगा। प्रश्न ये है, जब मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो क्या वो सासू माँ उस वक्त अच्छा फील कर रही है, उसके विचार अच्छे हैं, उसकी विवेक क्या कहती है कि लेकिन ये अगर अच्छा, उसके बैक ऑफ द माइंड हमारा थॉट प्रोसेस तो सही है ना, हम चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अगर थोड़ा सा डांट भी रहे हैं, थोड़ा सा मूड को हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो वो किस वे में गलत है? क्योंकि हम तो चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, हम चीज़ों को आसान करना चाहते हैं, तो वो क्यों, हम कहाँ गलत हो रहे हैं? वो जो एक एक्सप्रेशन है, वो जो एक डांट का एक्सप्रेशन है, वो गलत क्यों है? इसको ना अलग रीति से समझना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल सेइंग इन इंग्लिश, you cannot make a wrong good by being wrong. You cannot make a wrong right or good by being wrong. गलत चीज को गलत तरीके से सही नहीं किया जा सकता है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने कहा कि हमारे मन में ही आ रहा है कि हमारे विचार में ही ये आ रहा है कि मैं उनको थोड़ा सा डांटूं ताकि उनको कोई सीख मिले, ताकि वो आगे गलती ना करे। तो हमारी भाव तो बहुत अच्छा है। प्रश्न ये है, मान लीजिए एक बेटा पढ़ नहीं रहा, छोटा बेटा है घर में, वो टीवी देख रहा है और माँ बाहर से आती हैं, मान लो शॉपिंग करके आती हैं, माँ ने इंस्ट्रक्ट करके गई थी बच्चे को कि यू गॉट एग्जाम, पढ़ाई करना है, 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है। अब जब माँ जैसे ही घर में एंटर करती है, व्हाट शी फाइंड्स इज द लिटिल बेबी वाचिंग टेलीविजन। बहुत ध्यान से सुनना जी। क्या पहली बार में ही माँ गुस्सा करेगी? नहीं, पहली बार माँ उसको बहुत प्यार से बोलेगा, बेटा मैंने तुमको कितने प्यार से कहा है टीवी बंद करो, कल आपका एग्जाम है, प्लीज स्विच ऑफ द टीवी। लेट अस अज्यूम वो बेबी को टीवी देखना बहुत पसंद है, जो भी उसका कार्टून नेटवर्क जो भी चल रहा है उन्हें पसंद है, वो देख रहा है। और वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ हमारे बच्चे देखते कैसे हैं टीवी। आई मीन सपोज टीवी देख रहे हैं, और विशेष तौर पर अगर बहुत छोटे बच्चा है तो उसमें भी विशेष वो छोटा भीम पसंद करता है, ठीक है ना। और माँ जो है छोटा भीम को लेके बहुत परेशान है। क्यों छोटा भीम को लेके परेशान है? क्योंकि पिछले 10 साल से मैं देख रही हूँ ये छोटा भीम अभी भी छोटा ही है, अभी तक बड़ा नहीं हुआ है छोटा भीम। और ये छोटू जो है घर में जो बेटा है वो उसको देखता है। माँ उसको बहुत प्यार से कहती है, बेबी प्लीज स्विच ऑफ द टीवी एंड गो एंड स्टडी। लेकिन ये छोटू क्या करता है, मुंह खोल करके देखता रहता है। ही डज नॉट इवन एक्नॉलेज मम्मा's प्रेजेंस। अब मम्मा 5 मिनट के बाद एक और बार कहती है, बेबी प्लीज स्विच ऑफ द टीवी। 3rd टाइम थोड़ा सा मम्मा का वॉल्यूम रेज होता है। 4th टाइम थोड़ा और बढ़ता है। 5वीं बार अब मम्मा को के लिमिट, या शी हैज लॉस्ट हर कंट्रोल, मम्मा अपना टेम्पर लूज कर जाती है एंड शी कम्स एंड फायर्स द बेबी। हो सकता है एक आध चाटा भी लगा दे और फिर जोर से कहे कि स्विच ऑफ द टीवी, तुमको कितनी बार कह रही हूँ, समझ में नहीं आता है क्या? अब ये जब मम्मा डांटती है तो छोटू मम्मा की बात अब वो एक्नॉलेज करता है। अब उसको पता चल गया मम्मा तो थोड़ा गुस्सा कर रही है, ही प्रोबेबली लीव्स दैट पर्टिकुलर प्लेस। अब आप जो मैं पहले की बात कर रहा था कि हमने तो उसकी भलाई के लिए किया, और यही मैं समझता हूँ वो क्लैरिटी नहीं है
कि क्या मैं खुद से अच्छा हूँ, किसी को अच्छा करने के प्रोसेस में am I also using the right methodology, right options, right तरीका to set somebody right? ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब मम्मा ने तो डांटा उस बच्चे को, हम्म। आधा घंटे के बाद अब बच्चा जाता है अपने कमरे में, इससे ये साबित नहीं होता है कि बच्चा भी पढ़ेगा, इससे एक ही चीज कंफर्म होती है कि उसने टीवी देखना बंद कर दिया, छोटा भीम बंद हो गया, बंद हो गया। वी डोंट नो वेदर ही इज स्टिल स्टडीइंग और नॉट, ऑल्दो द बुक वुड बी ओपन। दिस इज वन एस्पेक्ट, इसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। आधा घंटे के बाद ये माँ को ना बुरा लगता है कि इतना जोर से डांट दिया, इतना जोर से डांटा। अब प्रश्न मैं पूछता हूँ, ये कहाँ से आपके अंदर से ये आवाज आ रही है कि व्हाट आई डिड वाज नॉट रॉन्ग? अर्थात हमारे में वो क्लैरिटी आई ही नहीं। हम बाह्य जगत को आसान करने के प्रोसेस में, जहां मैंने पहले दिन कहा था वे लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग, हम जीने के चक्कर में उस बच्चे को पढ़ाने के प्रोसेस में हम अंदर कॉम्प्लिकेटेड हो गए। हम एक ऐसा नेगेटिव टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है कि हमने उसको मान लिया दिस इज नेचुरल, दिस इज ओके। अगर नेचुरल होता था तो कोई भी व्यक्ति को जिसने डांटा है उसको अंदर से वो फील ही नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया। मम्मा आधा घंटे के बाद वापस बेबी के पास जाती है और मम्मा उस बेबी को कहती है आई एम सॉरी, मम्मा ने तेरे को मारा ना। अब ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है? अब बताइए ये कौन सा अंदर की पर्सनालिटी है जो मुझे कह रहा है कि I shouldn't have handled it this way. This way. There was a better way to it. There was a better way. तो जिंदगी बने आसान मेरे हिसाब से can we check, can we understand that whatever I'm doing to make my external world happy, to make my relationships happy, to make my life happy, to make my professional, life happy, तो क्या मैं अच्छाइयों के साथ अंदर भी खेल रहा हूँ? तो मैं जो चूज करता हूँ in terms of my decisions, in terms of my thoughts, तो वो राइट है या रॉन्ग है? तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि गुस्सा करना, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना, दुखी होना, जेलस फील करना, परेशान होना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, ये सब राइट ऑप्शंस है या नहीं है? और अगर ये नहीं है, अर्थात ये ठीक नहीं है, ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, तो ऐसे कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं जो फर्स्ट मूलभूत तौर पर मुझे अच्छा फील करे कि आधा घंटे के बाद मम्मा को रिग्रेट फील ना हो? अगर अंदर से मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, इसका मतलब जो मैंने पहले जो डिसीजन लिया था वो गलत था। अब इस छोटी सी गलती की वजह से, इसका मैं आपको अगर इफेक्ट अगर बताऊं आगे चल के, वो बच्चे को भी ये शायद पता चल जाता है कि मम्मी गुस्सा करती है। एंड अगर हम गुस्से को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, वो बच्चे को नहीं पता था गुस्सा क्या होता है, लेकिन अब माँ ने उस बच्चे को सिखाया कि गुस्सा कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग गुस्सा करते हैं। बिल्कुल। अब जैसे फैमिलीज़ में भी होता है, जॉइंट फैमिलीज़ हैं। आज के दौर में जॉइंट फैमिलीज़ बहुत कम रह गई हैं। आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो क्या हो गया है, एक दूसरे के साथ में जो स्वभाव संस्कार है उन्हें मिक्स करके आगे चलना बहुत मुश्किल हो गया है। हर तरह अभी एक फैमिली के अंदर में अगर 4 भाई हैं तो वो भी एक दूसरे के साथ में स्वभाव संस्कार मिला करके चल नहीं पाते हैं। फिर एक नई अगर घर में उनकी बीवियां जब आती हैं तो उनके भी अलग स्वभाव संस्कार हो जाते हैं। तो 8 अलग अलग स्वभाव संस्कार वाले लोग एक साथ जब रहते हैं तो कभी टकरार हो जाती है, कभी डिफरेंसेस हो जाती है। तो ऐसे में अपने आप, क्योंकि हम तो कई सारे रोल प्ले कर रहे होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हम 4 भाइयों के साथ डील कर रहे हैं, उनके बीवियों के साथ डील कर रहे हैं, उनके बच्चों के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ। तो ऐसे में इतने सारे स्वभाव संस्कार को एक साथ लेकर के चलना कितना आसान है, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड ऑटोमेटिकली है। मैं अगर आज एक भाई के साथ में डील कर रहा हूँ तो वो शायद वो शायद शांत होंगे, लेकिन जो दूसरे वाले हैं वो शायद कभी गुस्सा कर देते होंगे, उनके लिए चीज़ें अलग हैं। तो ऐसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ में एक ही घर में अगर मैं रहना चाहता हूँ तो मेरे लिए क्या राय है? अगेन हम जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं अनायका जी, वो एक कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ देख रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि मैं मान लो एक परिवार में हूँ और हम 4 भाई हैं, 4 की वाइव्स हैं,
फिर उनका अपना अपना परिवार है, हर व्यक्ति संसार में यूनिक है। जी। अब मैंने कैसे, देखिए मेरा जो प्रॉब्लम को देखने का जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, वो वही कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। एंड आई एम सेइंग इतने अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ मैं कैसे रहूं? Everybody has its own uniqueness, everybody's thought process is different, so it has become very difficult. So the easiest way is then we stay separately, so that आपके साथ फिर टकरार ना हो, आपके साथ झगड़ा ना हो। हम जिंदगी को आसान बना रहे हैं इससे। ओके मैं नहीं समझता हूँ जिंदगी को हम आसान बना रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसको तो हमने अभी तक सॉल्व ही नहीं किया है। वी हैव रन अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम इज नॉट येट सॉल्व्ड। बहुत सिंपल, आसान, जैसे मैंने कहा था पहले भी, आधार ये है हम कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। मैं इस संसार के हर कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति के साथ बहुत प्यार से, बहुत आनंद से, बहुत संबंधों में मधुरता के साथ रह सकता हूँ। गिरीश भाई का इस संसार के हर व्यक्ति के साथ संबंधों की मधुरता का आधार मैं हूँ, आप नहीं है। जब हमने प्रॉब्लम का पूरा कंट्रोल आपको दे दिया तो फिर सॉल्यूशन भी आपको ही देना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने क्या किया है, मेरी जिंदगी का प्रॉब्लम आप हैं, तो मेरी जिंदगी का सॉल्यूशन भी आप ही होंगे। जब मेरे को आपसे सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा तो मैं फिर आपसे दूर होना चाहता हूँ, मैं अलग रहना चाहता हूँ। बट प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने प्रॉब्लम्स को किस आधार से देखा है। मैं अगर ठीक रहूं तो मेरे साथ हर कैसा भी व्यक्ति ठीक रह सकता है। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम मेरे में है। When we change the focus and we identify that मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण या मेरा सुख का कारण सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। मेरी थॉट्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, मेरे विचार कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, मेरा सोचने का नज़रिया कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, मेरी दृष्टिकोण, मेरी डिसीजन मेकिंग पावर, मेरी जजमेंटल पावर्स वो बहुत स्टेडी नहीं है, वेवरी है। वहाँ बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वहाँ बहुत सारे डाउट्स हैं, वहाँ क्लैरिटी नहीं। ऐसे में जितना, जैसे आप कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ इतनी ज़्यादा सब मेरे अंदर ही है, तो कहीं ना कहीं अपने आप से एक अजीब तरीके की नफरत नहीं हो जाएगी, गिल्ट नहीं आ जाएगा कि भाई मैं ही सब कुछ? क्योंकि ये एक बात कहीं ना कहीं, अगर हम दूसरों को भाई इस चीज़ के लिए ब्लेम ना करें, अपने ऊपर ही सारा का सारा ब्लेम लेकर के चले कि भाई मैं आज न्यूक्लियर फैमिली में इसीलिए जी रहा हूँ क्योंकि मैं उनके साथ डील नहीं कर सकता, तो ये चीज़ के साथ में हम कैसे आगे बढ़ें? उस चीज़ को कैसे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब ऑल द फ्लॉज आर इन मी, तो वो फ्लॉज के साथ में क्या क्या किया जाए जिससे उस फ्लॉ को थोड़ा सा भरा जाए? आपने वन पार्ट ऑफ दी पूरा प्रोसेस को देखा है। अगर मैं कहता हूँ मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, मेरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का कारण मैं हूँ, तो उसका एक और पॉजिटिव साइड भी है, मेरे जीवन में मेरा सुख का कारण भी मैं हूँ। अच्छा। मेरे जीवन में मेरी आसान जिंदगी का भी वजह मैं ही हूँ। अर्थात मेरी लाइफ की क्वालिटी अच्छी या बुरी वो मेरे हाथ में है। When I give complete reins and control into my hand, then can I decide? हम क्या करते हैं, मेरे जीवन का पूरा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है। और उस प्रोसेस से क्या होता है, मुझे लगता है जो आप ब्लेम की बात कर रहे हैं, मुझे अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, मुझे अपने आप को सुधारना है। वही है ना, जिंदगी बने आसान मतलब क्या है? करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं समझता हूँ कि मेरा इस संसार में किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे रिलेशनशिप है, ठीक है, एंड आई फील दैट इट इज बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन, लेट अस अज्यूम दैट आई एम एब्सोल्युटली ओके। अब प्रश्न ये है, सामने वाला में प्रॉब्लम है, तो अब आप क्या कर पाएंगे? उसको चेंज करेंगे? ट्राई तो मैं करूंगे। क्वेश्चन, वो चेंज होने के लिए रेडी हो जाएगा? अगर वो रियली मेरे लिए अच्छा सोचते हैं तो शायद मेरे लिए चेंज भी हो जाए। ओके, वी पुट इट द अदर वे अराउंड। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मुझसे प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या मैं उसके लिए चेंज होने को रेडी हो जाऊंगा? सोचा नहीं मैंने कभी इसके बारे में, क्योंकि अगर मैं चाहूँ
तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि वो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है। जब मैं दूसरों के कहने पर चेंज नहीं होना पसंद नहीं करूँगा, प्रश्न ये है हर दूसरा व्यक्ति मेरे लिए क्यों चेंज होगा। अर्थात जिंदगी बने आसान के लिए मुझे किसी को चेंज नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से करेक्ट है और वो मेरे कहने पर चेंज होना पसंद करे ना करे, दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। प्रश्न ये है कि क्या मैं अपने ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में रखकर थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास कर सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरी लाइफ की क्वालिटी का आधार, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस फंडामेंटल चेंज ऑफ माई बिलीफ सिस्टम आई नीड टू ब्रिंग इन। मैं इसको थोड़ा सा एक दूसरे पर्सपेक्टिव से आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि समय परिवर्तनशील है। कहते हैं द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज चेंज, एंड टाइम्स चेंजेस, करेक्ट, perspectives changes, belief system changes, but somewhere हम क्यों आज इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके अंदर से, उसका जो मूलभूत कारण है कि हमने अभी भी पुरानी मान्यताओं को, पुराना पैटर्न को, पुरानी दृष्टिकोण को, पुराने स्वभाव संस्कार को, जो मुझे आज वर्तमान समय पर फ़ायदा नहीं करता है, कॉम्प्लिकेट करता है, उसके आधार से मैं अपना कंटेम्प्ररी वर्तमान जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ पुराने चीज़ों के आधार से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नोकिया कंपनी का नाम सुना हो, ठीक है, आज से शायद 4-5 वर्ष पहले नोकिया कंपनी वॉज ब्रांड 1 भारत में। अगर किसी व्यक्ति को सबसे अच्छा मोबाइल खरीदना हो तो नोकिया खरीदते थे। समय के परिवर्तनशीलता को देखिए, शक्ति को देखिए, आज नोकिया कंपनी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया। इस दौरान सैमसंग जैसा कंपनी, एक नया कंपनी ने पूरे मार्केट पर छा गया और शायद आज हमारे पास, हर दूसरे व्यक्ति के पास एक सैमसंग फ़ोन है। सो विथ टाइम यू नो थिंग्स चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस, जीने के तरीके को भी हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अर्थात गिरीश भाई आज के 2015 के इस जीवन को पुरानी मान्यताओं के आधार से, पुराने बिलीफ सिस्टम के आधार से, पुराने पैटर्न के आधार से अभी के वर्तमान जीवन को मैं जी रहा हूँ। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास कई माताएं आती, फैमिलीज आती हैं और वो हमसे कहती हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, टीवी ज़्यादा देखता है, सुनता नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करता है, अपने आप से वो विलिंगनेस नहीं है, या अपनी तरफ से वो एक एफर्ट्स नहीं डालता है अपने आप को बेटर करने के लिए। तो ये जो माँ कहती है कि हमारा ज़िंदगी बहुत स्ट्रेस्ड हो गया, और विशेष तौर पे मैं अगर आपको उसको एक थोड़ा सा हिलेरियस वे में डिपिक्ट करना चाहूँ, तो जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, तो हमारी जो कलीग थे, एक दिन आकर के वो कहती हैं मुझसे, प्रोफेसर गिरीश, मैं है ना इस बार छुट्टियां बचा रही हूँ अगले साल के लिए जी। अगले साल हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, अगले साल हम कहीं वेकेशन पे नहीं जाएंगे, अगले साल हम कोई त्यौहार सेलिब्रेट नहीं करेंगे, अगले साल हम कोई शादियाँ में नहीं जाएंगे, अगले साल अगले साल अगले साल। आई मीन आई वॉज लिटिल परप्लेक्स्ड। तो मैंने वो मैडम को कहा, अगले साल कुछ कुछ बहुत विशेष है क्या? व्हाई सडनली दैट यू आर सेविंग योर हॉलीडेज फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड यू आर नॉट गोइंग टू यूज दोज हॉलीडेज टू वेकेट और टू एंजॉय। तो आई वॉज लिटिल कंफ्यूज। मैंने कहा अगले साल ऐसा क्या है? सो ये मेरी कलीग कहती है, अगले साल मेरा बेटे का 10th बोर्ड है। अब शायद इस बच्चे को नहीं पता होगा 10th बोर्ड क्या है, लेकिन माता पिता घर वालों के हाव भाव से उसको इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा कि अगले साल कुछ खतरनाक होने वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं अपने जीवन के बारे में बात करूं, जब मैंने अपनी 10वीं या 12वीं कंप्लीट की थी, तो शायद हमारे माता पिता ने वो 10वीं बोर्ड को बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बनाया था मेरे लिए। मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक डेंजरस सिचुएशन नहीं बनाया था। हमारे माता पिता ने हम पर बहुत भरोसा किया था।
प्रश्न ये है, आजकल के माता पिता को ना खुद पर भरोसा, अगेन ये भरोसा, लुक एट द गुडनेस, ना अपने बच्चों पे भरोसा। वो बाह्य जगत की कंपटीशन को चलते, अगेन मैं एनवायरनमेंट को देखकर अपने फैमिली में कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर रहा हूँ। अब इजी ही नहीं है हम, अब हमने उसको आसान बनाया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखना है कैसे वो फाइल, हमारा जो पुराने विचार हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, वो बहुत मनुष्य जीवन को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है वो घर में इंटर करता है, माँ उसका ऑलरेडी वेट कर रही है, ठीक है, विद एन AK-47 and an AK-56 and a Bofors gun. So the baby enters और माँ उसको थोड़ा सा स्टर्न वॉइस में कहती है, तेरे को रिपोर्ट कार्ड मिला क्या? So छोटू से कौन सा रिपोर्ट कार्ड? कैसा रिपोर्ट कार्ड? वो क्या होता है? वेरी इनोसेंटली द बेबी आस्क्स। तो मम्मा चिल्ला के कहती, तेरे को नहीं मालूम है क्या रिपोर्ट कार्ड क्या होता है? पिछले बार तेरे को जब रिपोर्ट कार्ड मिला था उसमें सबसे अच्छे मार्क्स तेरे को आए थे, तो मम्मी ने तेरे को गिफ्ट खरीद के दिया था, जो ऐसा होता है उसमें सब सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें रैंकिंग्स होती है, ग्रेड होता है, वही वाला रिपोर्ट कार्ड मिला कि नहीं मिला? सो द छोटू सेज, मेरे को क्या पता, मैडम को पूछो। वेरी इनोसेंट किड। माँ बोलती है, बेबी तू झूठ मत बोल, मम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा है, यू नो आई एम रियली गेटिंग साइकी, तेरे को रिपोर्ट कार्ड मिला कि नहीं मिला? तो बोलता कौन सा रिपोर्ट कार्ड? तो मम्मा बोलती है, वो जो तुम्हारा फ्रेंड है ना राहुल, जो शर्मा आंटी का लड़का है, बाजू वाले ब्लॉक में रहता है, उसकी मम्मी ने मुझे फोन करके बोला है कि आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड 15 डेज पहले मिल गया था। और तुम झूठ बोल रहा है मुझसे। तो छोटू बोलता है, कौन सी शर्मा आंटी? वो घुमा रहा है बात को। कौन से शर्मा अंकल? मम्मा को और गुस्सा आ रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। मम्मा बोलती, बेटा मैं लगाऊंगी दो खींचकर, वही राहुल जो तेरे साथ कल शाम को खेल रहा था, तुम हम लोग लड़ाई कर रहे थे तो तुमने मम्मी को कहा था उसको डांटने के लिए, वही राहुल तुम्हारा फ्रेंड, वो तुम्हारी क्लास में जो पढ़ता है। तो छोटू बोलता है, वो तो B डिवीजन में, मैं तो A डिवीजन में हूँ। तो मम्मा बोलती है, बेबी प्लीज, तो मेरा डार्लिंग बेबी है ना, स्वीटू है ना, तो सच बता दे, हाँ मम्मी तेरे को नहीं डांटेगी, I mean be honest। जैसे ही मम्मा ये कहती है, मालूम है ये छोटा बेबी क्या करता है? छोटा बेबी अपना हाथ बढ़ाता है, प्रॉमिस करो। किस बात का प्रॉमिस? कि आप कुछ डांटोगे नहीं मुझे। कुछ डांटोगे नहीं। करेक्ट। मम्मा कहती है, लुक बेबी इज लुकिंग एट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। मम्मा बोलती है, इधर आ। वो पहले अपनी मम्मी की जो गुस्से उसको काम डाउन करना चाह रहा था, यू नो ही इज आल्सो, वो अपनी, बिकॉज एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि कैसे इमोशंस के साथ डील किया जाए। करेक्ट। उनको भी पता है, क्योंकि वो भी अपनी बातों से घुमा स्मार्ट हो गया है। स्मार्ट हो गया है, मतलब उधर से ही हम मैनिपुलेशन सीख करके आते हैं, कहीं ना कहीं हम उस चीज को घुमा रहे हैं। अगर मैं आपको पूछूं, ये मैनिपुलेशन कहाँ से सीख के आ रहे हैं? शायद अपने पेरेंट्स से। ओह वंडरफुल। अब आप बताइए, मैंने क्यों बच्चे पैदा की? मैनिपुलेशन सिखाने के लिए? नहीं। कहाँ जिंदगी आसान बना रहे हैं हम? See, what are the tools with which I'm making my child equipped to face the challenges and difficulties of his life? I am rather making my baby more weak, more susceptible with all the wrong tools. और इस संसार में सफलताएं उन लोगों को कहीं प्राप्त नहीं होती है जो इन गलत आधार से चलाते हैं अपने लाइफ को। गांधी जी सत्यता के आधार पर आज महान आत्मा बने। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंदा में वो इनर पावर थी। तो क्या मैं अपने बच्चे को ऐसा नहीं समझ रही हूँ कि जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने सक्सेसफुल से पहले ही मैं उसको अपने बच्चे को दूर कर रहा हूँ, और एक्सटर्नल तौर पर मैं उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, क्वालिफिकेशन, बट द बिल्डिंग ब्लॉक इस संसार में जो लोग सचमुच सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं, उनकी जो कोर फंडामेंटल जो वैल्यूज थी वो अंदर थी, इसको माँ ने पकड़ा ही नहीं। मेरे जीवन का, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरा मोबाइल फोन मेरा इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। Correct. तो जिंदगी बने आसान इज नथिंग बट इंटरनली मैं इन वर्च्यूज को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ के रखूं, एंड इसके आधार से मैं जीवन चलाऊं, एंड गारंटी टू अ लार्ज एक्सटेंट हमारे इर्द गिर्द, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मैं सफलता को बहुत आसानी से पाऊंगा। बट आधार ये है
कि मैं वो ये जो वैल्यू सिस्टम है हमारे, जो अच्छाइयाँ हैं, उनके आधार से मुझे जीवन चलाना ही आध्यात्मिकता है, ही वो तरीका है जब मैं अपने जीवन को अच्छा और आसान बना सकता हूँ। बहुत अच्छा भाई जी, एकदम सही कहा आपने। कहीं ना कहीं हम अपनी वर्च्यूज़, अपनी वैल्यूज़, अपने संस्कारों को भूल गए हैं। उनके आधार पे ही हम अपनी ज़िंदगी को जिएंगे तो ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी। और आसान ज़िंदगी बनाने के लिए अपने आप को अच्छा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। थैंक यू भाई जी, आपकी बातें हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे इसी प्रोग्राम में। नमस्ते। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह जी रहे हैं, हमें चेक करने की ज़रूरत है। अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। जानने की ज़रूरत है कि अच्छा बनना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अच्छा बनेंगे तो हमारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक क्रिएट करेंगी पॉजिटिविटी, और उसी के साथ हम दूसरों को भी अच्छा बना सकेंगे। थैंक यू। ओम शांति। नमस्ते।